एक धारणा चली, एक थ्योरी चली कि इस पूरे संसार में हर जगह ना एक मीडियम प्रेजेंट है जिसको ना ईथर नाम दिया गया। सुना है ये हमने। ईथर भी बोल देते हैं, AETHER, ईथर भी बोल देते हैं ETHER, दोनों नाम है, एक ही बात है। क्योंकि पहले एक ये दिमाग में रहता था कि वेव कभी भी वैक्यूम में नहीं चल सकती। अब बोला सनलाइट एक वेव है, सन से यहां तक वेव आ रही, तो क्या है वहां? तो लोगों ने कहा कि जहां कुछ नहीं है वहां ईथर है। इसकी खोज में एक्सपेरिमेंट हुए, इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट 1880 में माइकलसन ने किया। फिर थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन उसका 7 साल बाद 1887 में मोरले ने किया। और इसको नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है, माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है आप लोगों ने अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयार भी किया होगा, है ना। अभी हमें इतना पढ़ने की यहाँ जरूरत है नहीं। उस माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट में एक लाइट आती है, उसको एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक इधर से रिफ्लेक्ट होके आएगी, एक ऊपर से, एंड फाइनली उन दोनों को नीचे इंटरफेरेंस वगैरह करवाया जाता है। और उसके रिजल्ट से ये कोशिश की गई थी ढूंढने की कि अर्थ की स्पीड इन ईथर, और एक नल रिजल्ट मिला था। नल रिजल्ट मींस कोई ईथर जैसी चीज प्रेजेंट नहीं है। लॉरेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस रिजल्ट को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने के केस में गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशंस को थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर दिया था, और उन नए ट्रांसफॉर्मेशंस को बोला जाने लगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन सही एक्सप्लेनेशन कब मिली? ये एक्सपेरिमेंट हो चुका था 1887 में। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन, बड़ा स्पेशल ईयर है 1905, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बाद में 10 साल बाद 1915 में उन्होंने उसे जनरलाइज किया फॉर द केस ऑफ ग्रेविटेशन, और उस थ्योरी का नाम बना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें जो पढ़ना है दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले हम उसके 2 पोस्टुलेट्स पे आते हैं। आइंस्टीन ने 1905 में ना एक पेपर प्रेजेंट किया था। इन 1905 आइंस्टीन प्रेजेंटेड अ पेपर। 1905 में आइंस्टीन जी ने एक पेपर प्रेजेंट किया, और उसी से ये थ्योरी बनी जिसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस तरह का कुछ था। (1905) में आइंस्टीन ने एक पेपर प्रेजेंट किया जिसका नाम था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, ये था एक पेपर ना। दरअसल आइंस्टीन के दिमाग में क्या चीजें थी कि उनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ खोज हो चुकी थी। देखो, एक चीज देखी जा रही थी कि मान लो ये कोयल है, कोई एक कोयल है, कंडक्टिंग कोयल, और ये एक मैंने मैग्नेट लिया। EMI हमने कभी पढ़ा होगा छोटी क्लास, मींस 12th तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसा पाया जा रहा था कि अगर मैं मैग्नेट को इसके पास लाता हूं तो नॉर्थ पास आ रहा है, तो रोकने के लिए नॉर्थ इधर बनेगा, तो इसमें ना एक करंट आ जाता है, और एक ऐसा करंट इंड्यूस हो गया। लेकिन एक और भी प्रोसेस हो रही थी। अगर मैं मैग्नेट को रोक दूं, यहां पे मैंने किसको रोका हुआ है? कॉइल को। मैं चला किसको रहा हूं? ओनली मैग्नेट को। यहां मैंने मैग्नेट को रोक दिया, और किसको चलाया? कॉइल को। तो भी सेम फिनोमेना हो रहा था, और इसमें अगेन करंट आ रहा था आई। ये डिफरेंट मैकेनिज्म से आया, और ये डिफरेंट मैकेनिज्म से आया। अच्छा, जब लोगों ने उस वक्त जब एक्सप्लेन किया कि भाई ये आए कैसे हैं, तो देखो यहां सुनो, यहां बोले मैग्नेट ने क्या फैला रखा है? एक मैग्नेटिक फील्ड। जब आप वायर को चलाओगे तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है। जैसे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, वायर आगे ला रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी आगे है। इस मैग्नेट का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और बोले कि वो क्यू चार्ज मोशन में है,
इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इस मैग्नेट के कारण उस पर एक लोरेंट फोर्स लगेगा Q इंटू वी क्रॉस बी, और बोले उसके कारण इलेक्ट्रॉन किस में आया है, मोशन में आया है। यहां क्या बोला गया, अब यहां तो परमानेंट वायर किस पे है, रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रॉन भी किस पे हो गया, रेस्ट पे। अब जी आप मैग्नेट को कितना भी चला लो, लोरेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, वो कहता है कि अगर V 0 है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो फोर्स भी 0 होगा। लेकिन यहां भी वही चीज मिल रही थी, तो इसका एक्सप्लेन किया गया है भाई, यहाँ पे इसके मोशन की वजह से ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वैसे समझाया गया, कहीं अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, ये 12th में आता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या EMF इंट्रोड्यूस कर देता है। ये सब हमने पढ़ा होगा वहां पे, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे करंट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, करंट आने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पे करंट आने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। टू डिफरेंट रीजन्स बट रिजल्ट इज सेम। टू डिफरेंट रीजन है लेकिन रिजल्ट सेम मिला, चीज को चलाओ और चीज को चलाओ, रिजल्ट सेम मिला, जिसको फेराडे ने अपने फ्लक्स रूल के तहत एक्सप्लेन किया था, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू d∅ थोड़ा याद आ गया होगा, है ना। तो आइंस्टीन बोले कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो करंट आया वही सेम करंट किसके कारण आ जाए। तो बोले ये इतनी तकड़ी चीज, और आप 100 साल हो गए इसको कोइंसिडेंस के रूप में मान रहे हो, मतलब 50 साल हो गए, 1850 के आसपास ये चीजें आ गई थी, आइंस्टीन 1905 की बात कर रहे हैं। तो बोले इतनी तकड़ी चीज कि सेम करंट 2 डिफरेंट रीजन्स के कारण आया, ये चीज कोइंसिडेंस के कारण पॉसिबल नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। आपने हेडिंग डाल ली है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें एक बार ना ये थोड़ा सा लिख दो कि क्या चीजें हैं। एक तो ये एक पेपर है, पेपर का नाम है जो उन्होंने प्रेजेंट किया, बट ये 2 फैक्टर, ये मेनली पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे था, ये तो अलग से बन गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसमें एक एक्टिविटी ये है, एक एक्टिविटी ये है, एक में एक चला रहे, एक में एक, दोनों में फैक्टर अलग अलग है लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है। सो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। क्या कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मैं लिख देता हूं एक बार इसमें ना, 2 different mechanisms are producing the same result. This cannot be a coincidence. और इन चीजों को समझाने के लिए आइंस्टीन ने 2 बोल्ड पोस्टुलेट्स रखे, उन्हीं पे हम आएंगे अभी। हो गया ना ये नोट, ठीक है। ऐसा शुरुआत हमने इसलिए इस तरह से की है। देखो मैं एक बात रिपीट करता हूं, आइंस्टीन का उन एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं था। मैंने कहा एक चली आ रही थी बात कि ईथर होता है। माइकलसन ने 1880 में एक्सपेरिमेंट किया, 1887 में मोरले ने थोड़ा इंप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट किया, इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट, उनसे नल रिजल्ट आया कि ईथर नहीं है, मतलब वेव वैक्यूम में भी चल सकती है। उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की लोरेंट्स ने, लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे।
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में थोड़ा बदलाव करते हुए लॉरेंट ने कोशिश की थी, लेकिन उनको बड़े बोल्ड पोस्टुलेट से आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया। आइंस्टीन का पेपर तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे था, वो तो कुछ और ही बता रहे थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। आइंस्टीन एक बात से दिक्कत मान रहे थे, बोले यार ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप कह रहे हो ये फिनोमिना भी ईएमआई है, ये फिनोमिना भी ईएमआई है, लेकिन वहां फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ फैक्टर, और दोनों से सेम रिजल्ट मिला जो फैराडे ने फ्लक्स रूल की तरह से बता दिया। बोले ये तुक्का नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी होगी जो अभी तक हमारे सामने नहीं है, और यही इसी को बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब हम उसके दो पोस्टुलेट लिखते हैं। देखो पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट नंबर 1, पहले हम फर्स्ट पे आते हैं। लिख लीजिए एक बार स्टेटमेंट नंबर 1। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं और दूसरे को प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो नंबर 1 की हेडिंग आप डाल लो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए वेदर ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स ब्रैकेट क्लोज आर द सेम टू all the inertial observers, are the same to all the inertial observers। ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल लॉज है ना फिजिक्स के, इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होते हैं, एक वो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, एक वो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से। जितने भी इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं सबके लिए फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स क्या है, बिल्कुल सेम है। आपने कल भी देखा होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि जो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है वो दोनों के लिए लग रहा था, जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो भी दोनों के लिए लग रहा था। इंडिविजुअल क्वांटिटी चेंज हो जाए लेकिन लॉज चेंज नहीं होंगे। जो फंडामेंटल लॉज है ना, दैट इज करके एक लाइन और ऐड कर दो इसी को एक्सप्लेन करते हुए। द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिकल फिनोमिना are the same, the fundamental laws of physical phenomena are the same in all frames of reference, which are moving at constant velocity with respect to each other, which are moving at constant velocity with respect to each other। ठीक है, पहला प्रिंसिपल यही था, सिंपल सा प्रिंसिपल जिसको हम कल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देख चुके हैं। सेकंड पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 1 होने के बाद पोस्टुलेट नंबर 2 आता है। इसकी हेडिंग आप ये डाल सकते हो कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टुलेट था और पहला पोस्टुलेट फिर भी सोचा हुआ था, दूसरा सोचना ही बड़ा मुश्किल था क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हावी थी, न्यूटोनियन फिजिक्स हावी थी। और भाई कोई आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और मैं उसके पीछे पीछे हो लिया 6 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है 6। कोई 10 से जा रहा है भागता हुआ, मैं उसके पीछे पीछे 10 से ही हो लिया, तो क्या हमारा गैप कम होगा कि गैप ज्यादा होगा? तो मुझे लगेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। 10 - 10 मीन्स 0। अगर वो 10 से जा रहे हैं, मैं 6 से आ रहा हूं, तो मुझे उसकी स्पीड क्या दिखेगी? वो 10 से जा रहा है, उसके पीछे पीछे उसको कोशिश कर रहा हूं 6 से पकड़ने की। 10 - 6
अगर वो 10 से जा रहा है, मैं भी 10 से जा रहा हूं, देखो इधर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इनके बीच का गैप ना तो कम हो रहा है और ना ही ज्यादा हो रहा है। तो इसको लगेगा कि ये रेस्ट पे है। मैं इसको ऑब्जर्वर बना देता हूं। इसको लगेगा कि इसकी स्पीड कितनी है, 0। अगर मान लो मैं तो जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, सामने वाला 10 से इधर आ रहा है, तो मेरे को बहुत तेज आता दिखेगा और मेरे को उसकी स्पीड कितनी लगेगी, जुड़ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। समझ गए हो? अगर मान लो मैं जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से और ये अगला चल रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे उसकी स्पीड आगे कितनी नजर आएगी, 6। सेम डायरेक्शन में है तो ये घट के दिखेगी, अपोजिट में तो जुड़ के दिखेगी, तो मुझे उसकी स्पीड कितनी नजर आएगी, 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑब्जर्वर के मोशन पे भी डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड अलग नजर आएगी। आइंस्टीन ने एक बड़ा बोल्ड सा पोस्टलेट दिया, यहाँ क्या दिया देखिए, मैं लिखवा दूंगा अभी। आइंस्टीन ने क्या बताया वो सुनो। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, मीडियम वैक्यूम है, और मैं लाइट की स्पीड की बात करूं, तो लाइट की स्पीड को आप c से डिनोट करते हैं। सपोज इसके पीछे एक ऑब्जर्वर हो लिया जिसकी स्पीड कितनी है, c है, तो अभी तक जो फिजिक्स थी उसके हिसाब से इसको लाइट की स्पीड क्या नजर आएगी, 0। वन चाहिए c माइनस c, बट दैट इज अगेन c। लाइट आपसे c स्पीड से भाग रही है और आप c से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके रिस्पेक्ट में भी लाइट की स्पीड कितनी हो जाती है, c। बहुत अलग बात थी, इसीलिए लोगों ने कई बार तो अज्यूम ही नहीं की भाई ऐसा होता भी है। ऐसे ही मान लो आप ऑब्जर्वर हो, और ये लाइट है, वैक्यूम मीडियम है। मैं कह रहा हूं आप इधर जा रहे हो c से और लाइट आपकी तरफ आ रही है c से। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड, नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है ना। अगर नॉर्मल फिजिक्स लगाएं तो इस लाइट को जब ये ऑब्जर्व करेगा तो v कितना होना चाहिए, c + c 2c, बट दैट इज अगेन c। ये मतलब बड़ा मुश्किल था किसी के लिए भी ये सोच पाना और बाद में इसको एक्सेप्ट कर पाना, लेकिन ये चीजें हुई कि लाइट कॉन्स्टेंसी, ये नाम में समझ आ रहा है, कॉन्स्टेंसी मतलब लाइट की स्पीड ऑब्जर्वर के या इवन सोर्स भी मूव करे, लाइट का सोर्स उस पर भी डिपेंड नहीं करती, किसी डायरेक्शन में मूव करे डिपेंड नहीं करती है। ये तो क्या हुआ, आपने 2 ही डायरेक्शन ली है, इवन लाइट इधर भाग रही है आप इधर भाग रहे हो, तब भी आपके लिए लाइट की स्पीड क्या होगी, c ही होगी। ये तब है जब मीडियम क्या है, वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोल देते हैं। तो आप इसकी भी स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले ना, इसमें आगे आप लिखिए द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम in all directions in free space. The velocity of light is same in all directions in free space and is independent of motion of observer or motion of source or motion of both। or motion of both।
क्या ये समझ आ गया है? अब चाहें तो इस पे ना ये एक बना सकते हो कि भाई c माइनस सी भी c होगा, c प्लस सी भी c ही होगा, फिर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c की वैल्यू भी आप नोट कर सकते हैं। हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये तो दो पोस्टुलेट्स थे जिनसे लॉरेंट ने, देखो लॉरेंट ने किया क्या था सुनिए। मैंने कहा वो इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लॉरेंट ने ना अपने कुछ बोर्ड अजम्पशंस दिए थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए। अच्छा, लॉरेंट उनको क्यों सही मान रहे थे? उस दौर में मैक्सवेल की इक्वेशंस बड़ी प्रचलित थी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो 1850 के बाद आ चुकी थी। जो मैक्सवेल की इक्वेशंस थी उसको ये सेटिस्फाई कर रहे थे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक फ्रेम एस लिया जो हम पिछली क्लास तक लेते रहे और एक फ्रेम एस डैश। तो जब लॉरेंट अपने ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा था तो वो इक्वेशन एस के लिए भी वैलिड थी और एस डैश के लिए भी, है ना। तो इसलिए लॉरेंट ने माना यार ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेन लॉरेंट भी नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइंस्टाइन ने जब ये दो पोस्टुलेट दिए तो इनसे लॉरेंट के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस डेराइव हो गए। हमें डेराइव नहीं करना है ना, हम कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो हम ये सब डेरिवेशन वेरिएशन के चक्कर में नहीं जाने वाले। हम उन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस को समझेंगे और उनको यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से वो यूज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है दैट इज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो मैंने दो फ्रेम बनाए, दो इनर्शियल फ्रेम। नाउ दिस इज द फ्रेम S at rest with respect to ground। एक और फ्रेम now this frame is moving with the velocity v along x axis और ये v with respect to s है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये वाला फ्रेम भी। इस फ्रेम को नाम दिया s डैश। नाउ दीज आर टू inertial frames। These are two inertial frames, एक S है और एक जो है हमारा S डैश है। इन दोनों ने सपोज कोई इवेंट यहां घटित हुआ है ना, भी कल भी हम ऐसा पढ़ रहे थे। उस इवेंट के कोऑर्डिनेट सपोज S लिखता है x y z एंड t मतलब t टाइम पे वो इवेंट हुए, और s डैश लिखता है s डैश, ये तो s है और ये है s डैश। s डैश सपोज लिखता है x डैश y डैश z डैश एंड t डैश। कल तक आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे थे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ट्रांसफॉर्मेशन था x डैश इज इक्वल टू x माइनस वीटी, ये किया था हमने। सेकंड जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था y डैश इज इक्वल टू y।
थर्ड जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था जेड डैश इज इक्वल टू जेड, एंड फोर्थ जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था टी डैश वाज इक्वल टू टी। इन्होंने कहा लॉरेंट ने कि बोले इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो सुनना। बोले अगर ये सिचुएशन है और ये दोनों इसको ऑब्जर्व करें, अच्छा लॉरेंट के पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने देखा कि मैक्सवेल की इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रही है, आइंस्टाइन की थ्योरी से फिर ये डेराइव होते हैं कि क्या। तो लॉरेंट ने ना इसमें एक चेंज किया, बोले ये फ्रेम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स में, तो बोले वाई और जेड में फर्क नहीं पड़ना है, ये आपकी ठीक है रिलेशन। लेकिन यहाँ पे ना डिवाइड में एक फैक्टर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक तो इसको नाम दिया इन्होंने अलग से, बोले v बाई सी को आप बीटा से डिनोट कर सकते हैं, हम मतलब यूजुअली कहीं करना हो, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को बोले आप गामा से भी लिख सकते हो। ये हमारी नोटेशन, उनकी क्या है, हमारी नोटेशन है। 1 अपॉन ये जो होगा ना आप इसको गामा से दिखा सकते हैं, और खाली बी बाई सी को आप बीटा से। ये रेशियो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ये गामा। एक बार इसको देख के बताओ कि गामा 1 से बड़ा है या गामा 1 से छोटा है। गामा 1 से बड़ा है, कारण क्या है, इधर देखो v बाई सी 1 से छोटा होगा, 1 में से 0.1 घटाओगे तो 0.9, वो भी 1 से छोटा, उसका अंडर रूट भी 1 से छोटा, और 1 अपॉन ये 1 से बड़ा। तो ये गामा 1 से बड़ा है। अगर ये किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको बढ़ा देगा, पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड होगा, समझ गए हो। अगर गामा पूरा किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो बढ़ा देगा उसको, और डिवाइड होता है गामा तो कम कर देगा। क्लियर है। एक तो ये मॉडिफिकेशन किया इन्होंने, और एक मॉडिफिकेशन बोले टाइम में होगा। टाइम में क्या किया था, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अच्छा ये आपको बाई चांस याद आ रहा है या रिवाइज किया है हाल फिलहाल? अच्छा रिवाइज किया है घर पे, ठीक है। तो ये इसमें पढ़े होंगे ये चीजें। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो आपने इनको डेराइव भी किया होगा फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी वो नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना। हम उस तरह से तैयारी नहीं करेंगे कि पेपर में लिख के ना, हमें अप्लाई करना सीखना है कि इनको कैसे। एक तो ये याद हो, ढंग से याद हो। देखो ये देखो कौन से फ्रेम में क्या चेंज हो रहा है। ये फ्रेम रेस्ट में था, इसके लिए ये थे, इसके रेस्पेक्ट में ये फ्रेम बी से आगे जा रहा है, तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अच्छा ये फ्रेम वाई में नहीं जा रहा, जेड में नहीं जा रहा, तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम। टाइम अलग होगा, टाइम सेम नहीं होगा। टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, या फिर गामा टाइम्स टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। और ये एक्स डैश जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थे उसमें खाली एक्स माइनस वी टी थे, यहाँ हो जाएगा गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। ठीक है, एक बार इसको भी इन शॉर्ट आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं में अगर इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो, मान लो आपको ये पता हो और इनसे ये निकालना हो, ये तो नोट हो गया है, ये पता हो और इनसे ये निकालना हो, मींस आपको एक्स डैश पता है, टी डैश पता है, वाई डैश पता है, जेड डैश पता है, टी डैश पता है, एक्स डैश पता है, तो
अब आपको x लिखना है, y लिखना है, z लिखना है और t लिखना है। तो अब क्या इक्वेशन होंगी? जहां भी v आ रहा है उसकी जगह माइनस v कर दो, जहां भी v आ रहा है उसकी जगह माइनस v। तो v की जगह माइनस v करोगे तो प्लस, यहां v की जगह माइनस v करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्क्वायर, यहां कुछ है ही नहीं। यहां v की जगह माइनस v करोगे तो प्लस, और यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्हीं लोरेंट्ज को उल्टा करके ऐसे भी आप लिख लो, इस तरह से भी ये यूज हो सकते हैं। डैश डैश लगा लेना जहां भी हो। और इसमें कभी किसी सवाल में कंडीशन पूछ ले कि ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसमें लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। अगर v बहुत छोटा हो, अगर v बहुत छोटा हो कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, देन जो आपके लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं दे गेट रिड्यूस्ड टू द सेम इक्वेशन विच वर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगर v बहुत छोटा है तो v बाई सी एक से बहुत छोटा हो गया, और स्क्वायर देखोगे तो वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, जीरो होते 1 माइनस 0 1, और ये वही वाली फॉर्म आ गई जो पीछे थी। तो ये एक अलग से आप याद रखना, अगर v बहुत छोटा है c से तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही होते हैं। अब देखिए, अब जो अगला काम है उसे हम कहेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ मतलब इससे क्या रिजल्ट मिले, कंसीक्वेंसेस ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। consequences of Lorentz transformations। और इसके अंदर आज जो हम कवर करेंगे consequences of Lorentz transformations में, मैं एक हेडिंग मिटा रहा हूं। हम जो आज कवर कर रहे हैं उसे कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ स्पेस, या एक आसान शब्द इसके लिए है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यही दो फ्रेम है, इसी तरह से मैं इसको हटा दूं। आप ये बताओ लेंथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में वेरिएंट थी कि इनवेरिएंट? इनवेरिएंट सेम आई थी। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। सपोज कोई एक रोड मैंने बनाई एंड दैट रोड इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस एक्सिस के अलोंग ये रोड के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी। मैं कहूं ए एंड का कोऑर्डिनेट जो आपका एस फ्रेम है वो कहता है x1 है, और जो आपका एस डैश फ्रेम है वो कहता है क्या है, x1 डैश। ऐसे ही जो b है एस वाला फ्रेम कहता है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, और एस डैश फ्रेम कहता है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 डैश। जो इसकी लेंथ है
एस फ्रेम कहता है कि इसकी लेंथ होगी L और एच डैश फ्रेम कहता है कि इसकी लेंथ होगी क्या, L डैश। तो अगर मैं फ्रेम S के अकॉर्डिंग बात करूं तो L होना चाहिए, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि L होना चाहिए x2 माइनस x1। तो ऐसे ही मैं अगर फ्रेम H डैश के लिए बात करूं तो L क्या होना चाहिए, x2 डैश माइनस x1 डैश। ये L नहीं, इसको क्या बोले हम, L डैश। अब हमें यही चेक करना है क्या L डैश और L सेम है या उसमें कोई अलग है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए यूं मान लिया कि यहां ये रोड रखी हुई है, इस फ्रेम में H डैश के लिए ये रोड रखी हुई है। लेट द रोड be at rest with respect to frame S dash। S dash के लिए अगर ये रोड रेस्ट पे है तो S के लिए किस में हो जाएगी, मान लो S dash एक स्पेसशिप है जो v स्पीड से आगे जा रहा है और उसके अंदर रोड रखी है, स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो जो S होगा उसके लिए मूविंग हो जाएगी। रेस्ट वाली लेंथ को बोला करते हैं प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर लेंथ। तो इसकी प्रॉपर लेंथ L डैश है कि L है ना, ये किस फ्रेम में रेस्ट पे है, मैंने कहा एच डैश जैसे एक स्पेसशिप है खुद और उसके अंदर रोड रखी है, एच डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, बाहर वाले के लिए मोशन में। तो बताओ इसकी प्रॉपर लेंथ एच डैश वाली लेंथ है या एस वाली, एच डैश वाली। तो हम ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे प्रॉपर लेंथ, और प्रॉपर लेंथ कितनी है, L नोट। L नोट मैंने मान लिया, L नोट इज द L नोट इज द प्रॉपर लेंथ ऑफ रोड। रोड की जो प्रॉपर लेंथ है वो हमने मानी कि कितनी है, L नोट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब सुनो, तो L कितनी होगी ये कैसे लेके आए भाई, L नोट की वैल्यू होगी x2 डैश माइनस, अब मेरे पास x डैश से x लिखने का तरीका है कि नहीं, ये लिखा हुआ यहाँ पे, अप्लाई करके x2 डैश की जगह x2 लेके आओ, x1 डैश की जगह x1 वाली टर्म, और इसको थोड़ा बढ़ाओ आगे करो, एक बार इसमें ना पुट कीजिए कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करके। मैं इसी में आगे करता हूं, यहां पे इसको मिटा के, आप इसको लेके आए, L डैश मतलब L नोट बराबर x2 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस VT, लिखा होगा ना आपने शुरू में, आपने माइनस लगाएगी प्लस, हाँ, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस था ना x डैश बराबर x माइनस VT अपॉन ये, माइनस x1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 डैश को x1 माइनस VT अपॉन हो गया। देखो जब आप एलसीएम लोगे तो यही आ रहा है एलसीएम, VT से VT कैंसिल, ऊपर क्या बचा x2 माइनस x1, उस लेंथ को मैं L से डिनोट कर सकता हूं। तो यहां से एक चीज देखना, L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, आ गया। तो L कितना आया, फाइनल फॉर्मूला L कितना है, इसको जो लेंथ नजर आएगी L, दिस विल बी इक्वल टू L नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज L इज इक्वल टू L नॉट बाई गामा, यानी कि दिस लेंथ इज लेस देन L नॉट।
रोड किसको चलती हुई दिख रही थी, एस को, और एस को जो लेंथ दिखेगी वो एल दिखेगी, दैट इज स्मॉलर देन द प्रॉपर लेंथ। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में तो लेंथ इनवेरिएंट था, लेकिन लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस में लेंथ क्या हो गया है, और इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, चलती हुई लेंथ हमें छोटी दिखेगी, लेकिन ये देखो किस डायरेक्शन में चल रही है, ये मतलब ये देखना आप लेंथ उस डायरेक्शन के लोग मेजर कर रहे हो जिधर आपको मोशन दिख रहा है। भाई ये स्पेसशिप है, इसके अंदर रोड रखी है, और रोड जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में लेंथ मेजर कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लेंथ मेजर कर रहे हो, तो उधर कॉन्ट्रैक्शन होगा। नो कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैं एक एग्जांपल लेके ये चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। मूविंग डायरेक्शन के अलोंग लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, आप ये थोड़ा नोट कर लीजिए। हो गया ना। देखो एक दो सवाल लेते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। देखो स्पेसशिप है, इसके अंदर एक रोड रखी हुई है, इस ऑब्जर्वर के लिए दिस इज अ मीटर रोड, इस ऑब्जर्वर के लिए इस रोड की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर, और ये स्पेसशिप ना आगे भागा जा रहा है, सपोज 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से। दिस इज an observer A at rest on ground, ठीक है। now this is the meter road. question is कि find the length of a meter road जो कि आपको दिखाई गई है फॉर ऑब्जर्वर ए। ये आपको बतानी है कि क्या होगी मीटर रोड की लेंथ फॉर ऑब्जर्वर ए। क्वेश्चन सीधा है ये तो डायरेक्ट। सबसे पहले बताओ प्रॉपर लेंथ कितनी है, प्रॉपर लेंथ, हाँ जो रेस्ट वाले के लिए लेंथ है दैट इज 1 मीटर। अब डिसाइड किया करो गामा 1/√(1 - v²/c²। क्लियर। अब जो उसके लिए लेंथ होगी दैट विल बी L, और ये जो L होगा दिस शुड बी लेस देन L0। लेस देन L0 का मतलब है गामा से डिवाइड करना है, कोई आगे के लिए याद करने के लिए, और अगर डिवाइड करना है इसका मतलब L बनेगा L0 इंटू √(1 - v²/c²। v की वैल्यू दे रखी है, c होता है 3 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। ये देखो ये बना L बराबर L0 है 1 √(1 - ऊपर तो 2.8 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 3 और इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन वाइज कभी दिक्कत नहीं होती है जेम नेट इनके एग्जाम्स में, कारण आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, ठीक है। कभी यूज किया है, नहीं किया, कंप्यूटर स्क्रीन पे कैलकुलेटर अवेलेबल हुआ, आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, मतलब कभी इनमें उलझ पुलझ होने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। इवन कई बार जैसे किसी पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाए इस तरह के नेट वेट में, वो पूछ लेते हैं ये इससे डिविजिबल है नहीं है। अरे तुम्हारे पास कैलकुलेटर, तुम करके देख लो, वो करना ही नहीं है कुछ हमें, है ना। तो मैं वैसे बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा 0.0359 मीटर। और ये देखो बहुत छोटा हो गया है, 1 मीटर से बहुत छोटी लेंथ होगी, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक और हम सवाल लेते हैं अभी। अब ये जो क्वेश्चन है खैर इरोडो बुक से है। इरोडो नाम सुन रखा है, नहीं सुना है? एक प्रॉब्लम बुक होती है जिसमें बड़े अच्छे सवाल हैं, मतलब फिजिक्स की एक काफी कॉम्पैक्ट बुक और छोटी सी बुक है, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं ना। 11th-12th के बच्चे भी कई बार करने की कोशिश करते हैं आजकल तो फिर भी, और बहुत सी सोल्ड बुक्स आने लग गई हैं। पहले यही एक शानदार किताब हुआ करती थी, प्रॉब्लम बुक। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप, इसमें ना एक ट्राइंगल दे रखी है जिसकी प्रॉपर साइड लेंथ है ए। मैं बनाता हूँ पर नहीं, यहाँ पहले एक पॉइंट लिख लेना, फिर इस सवाल पे चलेंगे। नो कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ, एक पॉइंट लिख के क्वेश्चन के अंदर लिख लो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अंदर ही लिख लो या इसके सॉल्यूशन में लिख लेना है पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आपको ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को सपोज मैंने एक स्पेसशिप में रख दिया। ये ट्राइंगल एक स्पेसशिप में रखी है। ठीक है, स्पेसशिप में कोई ऑब्जर्वर है एस डैश, इसके लिए ट्राइंगल की जो प्रॉपर लेंथ है साइड्स की जो प्रॉपर लेंथ है वो कितनी है, ए। नाउ दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। $60 डिग्री ये इसमें एंगल दिखा दिए। अब क्या किया, इस सवाल में बोला गया है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। Triangle of proper length equal side A. Find the parameter of this triangle in the reference frame moving relative to it with a constant velocity v along one of the bisectors. ये आपको बताना है। देखो मैं बताता हूँ क्या है ये। सपोज ये जो ट्राइंगल है, स्पेस से कितना ही बनाता हूँ, सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, मैंने एक और ऑब्जर्वर लिया s at rest on ground, and now the s dash is moving with a, and proper edge length वो a है, और जो ये वेलोसिटी है ना ये एक एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। ये जो वेलोसिटी है v, ये एक एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है इस तरह से। ठीक है, ऐसे जा रही है। तो h डैश के रिस्पेक्ट में तो पैरामीटर क्या है इस ट्रायंगल का, 3a। लेकिन सवाल है कि s के रिस्पेक्ट में पैरामीटर क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया समझ। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू s। लिख लो आप, क्वेश्चन लिख लीजिए। इसका मैं आंसर देता हूं, ये ना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, घर से ट्राई करना। इसका मैं आंसर लिख देता हूं
आंसर होगा a इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3 बीटा स्क्वायर का अंडर रूट। बीटा क्या है? आप एक चीज कंफर्म करो, अगर बीटा टेंड्स टू 0 होता, बीटा टेंड्स टू 0 तो ये खत्म, 4 का अंडर रूट 2 प्लस 1, तो क्या 3 आंसर आ रहा है कि नहीं? कई बार क्या होता है, जैसे सवाल में आपको नहीं आता मान लो करना, और किसी जैम के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आप चारों ऑप्शन में बीटा मतलब v टेंड्स टू 0 रख के देख लिया करो, v² बाई c² 0। कई बार 2 ऑप्शन तो उससे रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तीनों तो नहीं हो पाएंगे फिर तो, नहीं तो सवाल ही खराब है। अब एक बात इसके सॉल्यूशन में आप लिख ले जाओ कि नो कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। No contraction takes place in perpendicular direction of motion. अब मैं आपको करने का तरीका बताता हूं, पहले सुनो। इस लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोशन किधर हो रहा है, ऊपर, और ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर है। ये तो बाद में पैरामीटर में ए ही काउंट होगी। इस लेंथ को कैसे काउंट करोगे, आप अलग से बनाओगे, उसके 2 कंपोनेंट करोगे, ठीक है, ए cos 60 ए sin 60 जैसे भी। इस ए sin 60 पे कोई फर्क, ए cos 60 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोशन ऊपर है, और वो वाली जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो गामा टाइम्स कर देना उसको। फिर नई वो लेंथ निकाल के ये सेम रख के पाइथागोरस लगा के आप ये निकालना, जो इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, फिर ये प्लस वही ये और प्लस ए करना, एंड देन आपका आंसर ये आना चाहिए। एक बार फिर सुन जाओ ताकि अच्छा होगा, आप खुद कर पाए। तो बाद में जो फाइनल पैरामीटर बनेगा उसमें ये साइड निकालनी है, इस ए के कंपोनेंट करना, ए cos 60 ए sin 60। नए फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए cos 60 तो सेम रहेगा क्योंकि मोशन ऊपर है, ए sin 60 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस v² बाई c² क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ी कम, वो निकल जाएगी। उन दोनों का पाइथागोरस से ये सेम, ये कुछ छोटी, ये लेंथ निकाल लेना, उतनी ही ये लेंथ होगी, ये ए ही रहेगी। ए प्लस ये करोगे, आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो आज कोशिश करना खुद अपने आप ये कर पाए तो मतलब आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कर लोगे, है ना। अब एक बार दिखाओ, सिलेबस दिखाओ। देखिए हमारा जो जेम वाला मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, इसमें पहला टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम एंड गैलीलियन इनवेरिएंस, ये हम पढ़ चुके पीछे। आज जो हमने कवर किए पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, दोनों पोस्टुलेट समझ आ गए। देन लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, क्लियर है। अब उसकी कंसिक्वेंसेस स्टार्ट हुई हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया है कि नहीं? मैं कुछ 1-2 क्लास होने के बाद आपको असाइनमेंट दूंगा ताकि कुछ सवाल उसमें दिए जा सके, ठीक है। अब अगला है टाइम डायलेशन वगैरह, वो कल करते हैं। फिर भी मैंने कहा हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो हम एक डेरिवेशन कर दें। अब जैसे माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट है, मैंने आज नहीं करवाया क्योंकि वो ऐसे नहीं पूछा जाना है, आप बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि चीजें क्या चल रही है, ठीक है। तो जैम की इस तरह से तैयारी कीजिए, कल अगले टॉपिक को कर लेते हैं, और ये करके लाना आप इस बार, ठीक है भाई। थैंक यू।